गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ा था। इसी क्रम में आज हम वर्क के बारे में पढ़ेंगे। वर्क ऑफ एक्सपांशन ऑफ ए गैस। किसी भी गैस का जब प्रसार होता है, एक्सपांशन होता है, तो जो कार्य किया जाता है उसी की गणना आज हम करना सीखेंगे। इसको समझने के लिए ये आपके सामने दो चित्र दिखाए गए हैं। चित्र अ में आप देखिए कि ये एक सिलेंडर है जो कि फ्रिक्शनलेस और वेटलेस पिस्टन युक्त है। इस सिलेंडर में आइडियल गैस भरी हुई है। ये गैस से भरा हुआ सिलेंडर एक सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिस्टम एक सिलेंडर को माना है हमने जो कि सराउंडिंग के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब आप समझ गए होंगे कि पूर्ण प्रोसेस के दौरान गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। ये जितनी भी टर्मिनोलॉजी आएगी वो सारी मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट्स में समझाई थी, और तब मैंने आपको बोला भी था कि आप इस पूरी टर्मिनोलॉजी, जो भी थर्मल इक्विलिब्रियम है या रिवर्सिबल प्रोसेस है, ये सब चीज़ें आप वहाँ पर समझ चुके हैं, और ये सब टर्म्स मैं बार बार अपने आगे की क्लास में यूज़ करूँगी। तो हर बार मुझे समझाने की आवश्यकता शायद नहीं है। अब देखिए, इस सिलेंडर में उपस्थित गैस पर एक्सटर्नल प्रेशर लगा है, जिसको हमने P एक्सटर्नल या P बाह्य करके लिखा हुआ है। और ये एक्सटर्नल प्रेशर सिलेंडर में उपस्थित गैस के प्रेशर P के बराबर होता है। प्रारंभिक अवस्था में आप देखिए कि सिलेंडर के अंदर जो गैस भरी हुई है उसका प्रेशर P है, और बाहर से जो प्रेशर लग रहा है वो एक्सटर्नल प्रेशर P बाह्य है। तो P बाहर, P एक्सटर्नल प्रेशर उस गैस के प्रेशर के बराबर होता है। अब आगे चित्र ब में देखिए कि अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर को अनंत सूक्ष्म मात्रा यानी dP की कमी कर दें तो एक्सटर्नल प्रेशर कितना हो जाएगा? P माइनस dP। जब एक्सटर्नल प्रेशर कम होगा तो ऐसी स्थिति में सिलेंडर के अंदर जो गैस भरी हुई है उसका एक्सपांशन होगा, उसका प्रसार होगा, और उसका आयतन V से बढ़कर के V प्लस dV हो जाएगा। प्रेशर को आपने dP कम किया तो वॉल्यूम dV बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार गैस के एक्सपांशन के कारण सिलेंडर में गैस का प्रेशर P माइनस dP हो जाता है, अर्थात यह पुनः एक्सटर्नल प्रेशर P माइनस dP के बराबर हो जाता है, और पिस्टन अपनी विरामावस्था में आ जाएगा। अब अगर हम फिर से पिस्टन का प्रेशर dP मात्रा में कम कर दें तो गैस के आयतन में dV की मात्रा के बराबर वृद्धि हो जाएगी, और गैस का इंटरनल प्रेशर नए एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाता है, और पिस्टन पुनः विरामावस्था में आ जाता है। अगर ये प्रोसेस इसी क्रम में लगातार चलता रहे तो प्रत्येक स्टेप में
dV के बराबर वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। तो इस प्रकार हम ये देख रहे हैं कि हमने प्रेशर कम किया dP तो वॉल्यूम dV बढ़ता है, यानी प्रत्येक चरण में गैस का प्रसार होता है और गैस के प्रसार में हम किए गए कार्य की गणना करते हैं। तो किए गए कार्य की गणना के लिए हम लगाए गए एक्सटर्नल प्रेशर और आयतन में जितनी वृद्धि होती है उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें प्राप्त होता है कि प्रत्येक चरण में किसी गैस के द्वारा कितना कार्य किया गया है। ये देखिए, कार्य की गणना हम करेंगे प्रत्येक चरण के लिए। dW इक्वल टू P माइनस dP इंटू V। dW किया गया प्रत्येक स्टेप में किया गया कार्य है। P माइनस dP एक्सटर्नल प्रेशर का मान है और dV प्रत्येक चरण में जितना वॉल्यूम बढ़ा है, जितना प्रसार हुआ है, वो आयतन dV है। P को dV से मल्टीप्लाई करिए PdV होगा और dP को dV से मल्टीप्लाई करिए dP dV होगा। चूंकि dP dV एक अत्यंत सूक्ष्म पद है, इसीलिए हम इसको इग्नोर कर लेते हैं और dW की वैल्यू आपको प्राप्त हो जाती है, वो होती है PdV। अब आगे देखिए, ये हर चरण में सूक्ष्म चरण में किया गया कार्य है। अगर गैस के प्रसार में किया गया कार्य W हो, प्रारंभिक आयतन V1 और अंतिम आयतन V2 के मध्य विभिन्न स्टेप्स में किए गए कार्य की गणना हम PdV के इंटीग्रेशन करके हम पूर्ण करेंगे। तो PdV का इंटीग्रेशन किया हमने, जिसमें कि प्रारंभिक वॉल्यूम V1 है और अंतिम वॉल्यूम V2 है। तो गैस के द्वारा किया गया प्रसार कार्य W का मान इस समीकरण 2 के अनुसार हम कैलकुलेट करेंगे। तो इस प्रकार संपूर्ण कार्य की गणना हम गैस प्रसार कार्य में हम करते हैं। इस W के मान को अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में पुट करें तो हमें इंटरनल एनर्जी की वैल्यू प्राप्त होगी। आंतरिक ऊर्जा में जो वृद्धि होती है उसका मान हमें प्राप्त होगा। तो चूंकि डेल्टा E इक्वल टू Q माइनस W, जो कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, तो ये वैल्यू पुट करने के बाद हमें ये नई इक्वेशन डेल्टा E की प्राप्त होती है। अब इस इक्वेशन को देख करके हम 3 केसेस की स्टडी हम कर सकते हैं। ये केसेस एक्चुअली कई एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि समझाइए किसी भी आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर डेल्टा E की वैल्यू क्या होगी, या यदि हम एक्सटर्नल प्रेशर को ज़ीरो कर दें या एक्सटर्नल प्रेशर को हम कांस्टेंट कर दें तो डेल्टा E की वैल्यू क्या होगी। तो इन सबको समझने के लिए हम 3 केसेस पे जाएंगे। सबसे 1 होगा, पहला है आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक यानी सिस्टम का वॉल्यूम डेल्टा V का मान 0 हो, यानी आयतन में परिवर्तन का मान 0 हो, तो उसको हम बोलेंगे आइसोकोरिक प्रोसेस। तो जब आयतन में परिवर्तन 0 होगा, dV का मान 0 होगा, तो डेल्टा E की वैल्यू PdV पूरा कंप्लीट ही 0 हो जाएगा मल्टीप्लाई होकर के, और डेल्टा E की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, QV के बराबर हो जाएगी। इसका मतलब आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि स्थिर आयतन पर अवशोषित ऊष्मा QV के बराबर होती है, यानी कोई वर्क नहीं किया जाएगा। ऐसी स्थिति में जितनी इंटरनल एनर्जी होगी वो किसके बराबर होगी कि स्थिर वॉल्यूम पर जितनी ऊष्मा अवशोषित होगी वो सारी की सारी उसकी आंतरिक ऊर्जा के रूप में स्टोर हो जाती है। इसी प्रकार अगला हम केस देखें, जब हम एक्सटर्नल प्रेशर को 0 कर दें, P इक्वल टू 0 हो जाए,
ऐसी स्थिति में प्रेशर जब ज़ीरो हो जाएगा, ऐसी स्थिति में गैस का जो एक्सपांशन होगा वो वैक्यूम में होगा, और जब गैस का एक्सपांशन वैक्यूम में होगा तो किया गया कार्य वर्क जो होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। ऐसे एक्सपांशन को हम बोलते हैं मुक्त एक्सपांशन, मुक्त प्रसार। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुक्त प्रसार या फ्री एक्सपांशन क्या होता है। फ्री एक्सपांशन वो होता है जब एक्सटर्नल प्रेशर को हम ज़ीरो कर दें, ऐसी स्थिति में गैस के द्वारा किया गया कार्य होगा वो भी शून्य हो जाएगा, और ऐसी स्थिति में जो गैस का प्रसार होगा वो मुक्त प्रसार कहलाता है। तो डेल्टा ई किसके इक्वल हो जाएगा, क्यू पी के बराबर, यानी पी क्या हो गया यहाँ पर, प्रेशर ज़ीरो हो गया। तो ये सेकंड केस हो गया। इसी प्रकार से थर्ड केस हम देखेंगे कि जब हम एक्सटर्नल प्रेशर को ज़ीरो नहीं करें, हम एक्सटर्नल प्रेशर को कांस्टेंट कर दें, ऐसी स्थिति में W की वैल्यू पी डी वी में से P कांस्टेंट होकर के इस इंटीग्रेशन से बाहर निकल आएगा, और P इक्वल टू V2 माइनस V1 हो जाएगा, और P इक्वल टू डेल्टा V। तो इसी को जब हम फर्स्ट लॉ में हम पुट करेंगे तो डेल्टा E की वैल्यू आ जाएगी QP माइनस P डेल्टा V, और इस QP को हम निकालना चाहें तो QP की वैल्यू आ जाएगी डेल्टा E प्लस P डेल्टा V के बराबर। कहने का तात्पर्य कि स्थिर दाब पर P क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है, तो उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे कि स्थिर दाब पर किसी भी सिस्टम के द्वारा अवशोषित ऊष्मा का उपयोग अवस्था परिवर्तन में किए गए कार्य यानी P डेल्टा V और आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि यानी डेल्टा E दोनों के लिए होता है। P डेल्टा V यानी अवस्था परिवर्तन में किया गया कार्य है, और डेल्टा E क्या है, यहाँ पर आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि। इन दोनों के लिए किसका योगदान होता है, QP का, यानी अवशोषित ऊष्मा का स्थिर दाब पर। तो इस प्रकार से कई बार न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं या थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इन इक्वेशंस के आधार पर आप उनको सोल्व कर सकते हो। अब हम देखेंगे, एक प्रोसेस की बात करेंगे कि रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। कोई भी अभी हमने रिवर्सिबल प्रोसेस की बात की थी, जिसमें कि थोड़ा सा हम चेंज करें किसी सिस्टम में, थोड़ा सा प्रेशर या थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाएं या कम करें, उसकी वजह से वो सिस्टम में क्या चेंजेस आते हैं, और सिस्टम में कोई वर्क होता है लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ हुआ ही नहीं। तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस। तो रिवर्सिबल आइसोथर्मल यानी स्थिर ताप पर जो प्रक्रियाएं होती हैं उसको हम बोलेंगे रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। तो रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस में कितना कार्य किया जाता है इसकी गणना हम आगे करेंगे। इसके लिए हम दो सिस्टम्स लेंगे, एक में जब गैस का एक्सपांशन होता है और दूसरा सिस्टम जिसमें कि हम गैस का कंप्रेशन होता है। तो 1 बाय 1 हम दोनों को स्टडी करेंगे और उसके बाद दोनों की हम तुलना करेंगे, कंपैरिजन करेंगे कि अगर रिवर्सिबल आइसोथर्मल सिस्टम में गैस का एक्सपांशन होता है तो कार्य की गणना किस प्रकार से करेंगे, और इसी प्रकार से अगर नेक्स्ट में हम देखेंगे कि रिवर्सिबल आइसोथर्मल अगर सिस्टम में अगर किसी गैस का कंप्रेशन होता है, संपीड़न होता है, तो हम कार्य की गणना किस प्रकार से करेंगे। तो देखिए, कार्य की गणना तो हम उसी इक्वेशन से जो हमने अभी तक पढ़ी है कि W रिवर्सिबल इक्वल टू ये PdV करके हम किसी भी रिवर्सिबल सिस्टम के अंदर हम कार्य की गणना करेंगे। अब देखिए, अगर किसी भी आइडियल गैस की बात करें कि अगर किसी सिलेंडर में 1 मोल आइडियल गैस भरी हुई हो तो ऐसी स्थिति में PV इक्वल टू RT होगा। इसी गैस इक्वेशन से हम P की वैल्यू निकालेंगे। P इक्वल टू हो जाएगा RT अपॉन V। इस P की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट करेंगे तो हमें एक पूरी इक्वेशन प्राप्त होगी जिसमें P की जगह आप सिर्फ सब्स्टिट्यूट करेंगे RT अपॉन V। RT चूँकि कांस्टेंट होता है, इसको हम बाहर निकाल देंगे तो वैल्यू अंदर मिलेगी इंटीग्रेशन dV अपॉन V। और इस प्रकार से इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगी आपको RT ln V2 अपॉन V1। और इसको अगर हम लॉग की फॉर्म में लिखेंगे तो वैल्यू आपको प्राप्त होगी W रिवर्सिबल की 2.303 RT log बेस 10 V2 अपॉन V1। अब चूंकि ये इक्वेशन जो W रिवर्सिबल यानी रिवर्सिबल सिस्टम जिसमें एक्सपांशन हो रहा है उसमें हमने कार्य की गणना की है जब आपको वॉल्यूम दिया हुआ है। अगर वॉल्यूम की जगह आपको प्रेशर के रिस्पेक्ट में लिखना है तो इसके लिए हम बॉयल्स लॉ की तरफ जाएंगे। बॉयल्स लॉ क्या कहता है
P1 V1 इक्वल टू P2 V2, यानी प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। तो हम W रिवर्सिबल का मान प्रेशर के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो 2.303 RT लॉग बेस P10 P1 अपॉन P2। तो देखिए वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में था V2 अपॉन V1 और प्रेशर के रिस्पेक्ट में हो जाएगा P1 अपॉन P2, बिल्कुल इसका उल्टा। चूँकि बॉयल्स लॉ इसमें लागू होता है, इसलिए V2 अपॉन V1 की जगह आप क्या लिखोगे, P1 अपॉन P2। तो ये दो इक्वेशंस मैंने बताई आपको कि अगर वॉल्यूम दे रखा है तो किसी भी रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांशन में आप वर्क की कैलकुलेशन इस इक्वेशन की सहायता से करेंगे, और अगर प्रेशर दे रखा है तो किसी भी रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांशन में हम वर्क की गणना हम इस इक्वेशन की सहायता से हम कर पाएंगे। अब एक इम्पॉर्टेंट बात समझने वाली है कि हमने ये बताया कि कोई भी सिस्टम है वो सराउंडिंग के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होता है। तो थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा, इसका मतलब जब भी गैस का एक्सपांशन होगा रिवर्सिबल सिस्टम में, ऐसी स्थिति में उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। और चूंकि आप जानते हो कि टेम्परेचर में परिवर्तन अगर ज़ीरो है, ऐसी स्थिति में किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में परिवर्तन भी ज़ीरो होगा, क्योंकि आंतरिक ऊर्जा ताप से संबंधित होती है। तो डेल्टा ई की वैल्यू हो जाएगी ज़ीरो। अब इसको हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम अप्लाई करें तो चूंकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि डेल्टा ई इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। अब डेल्टा ई की वैल्यू तो हो गई ज़ीरो, तो क्यू की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, वर्क के बराबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांशन में किसी भी सिस्टम द्वारा जितनी अवशोषित ऊष्मा अवशोषित की जाती है वो पूरी की पूरी कार्य में कन्वर्ट हो जाती है, यानी इंटरनल एनर्जी का मान जो होता है वो ज़ीरो होता है। इसीलिए जो W का मान आपको प्राप्त होगा ऊपर की इक्वेशन में, वही W का मान किसके बराबर होगा, उस सिस्टम के द्वारा अवशोषित की गई ऊष्मा के बराबर। यानी Q की वैल्यू 2.303 RT log base 10 V2 अपॉन V1 होगी, या RT 2.303 RT log base 10 P1 अपॉन P2 के बराबर होगी। यानी किसी भी गैस के रिवर्सिबल एक्सपांशन में किया गया कार्य अवशोषित ऊष्मा के बराबर होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट हम देखेंगे एक्सपांशन की जगह बिल्कुल बस केवल हमने एक वर्ड चेंज किया है, कंप्रेशन, कि वर्क डन इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांशन की जगह हम क्या करेंगे, कंप्रेशन करेंगे। तो सीधी सी बात है कि अगर हम किसी गैस के वॉल्यूम को आइसोथर्मल रिवर्सिबल कंप्रेशन में V2 से हम V1 करेंगे, वहाँ पर हमने V1 से V2 किया था क्योंकि एक्सपांशन हो रहा था। अब यहाँ पर चूंकि कंप्रेशन हो रहा है इसलिए हम क्या करेंगे, V2 से V1 करेंगे। जब वॉल्यूम को आप कम करना चाह रहे हो, ऐसी स्थिति में जो गैस का जो प्रेशर है, सपोज गैस का जो प्रेशर है सिलेंडर के अंदर वो तो हो गया P, लेकिन जो एक्सटर्नल प्रेशर है, चूँकि आपको वॉल्यूम कम करना है, ऐसी स्थिति में आपको एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। तो पहले हमने लिखा था P माइनस डी, तो बिल्कुल यहाँ पर उल्टा उसका आप लिखेंगे P प्लस डी। तो किया गया कार्य बिल्कुल सेम वही होगा कि एक्सटर्नल प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। तो एक्सटर्नल प्रेशर हो जाएगा P प्लस डी और चेंज इन वॉल्यूम कितना होगा, चेंज इन वॉल्यूम कितना आपने आयतन में कितना सूक्ष्म परिवर्तन आया उसको आप लिखोगे dV से। तो P प्लस dV इंटू dP इंटू dV हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करोगे P dV प्लस dP dV, और चूंकि dP dV एक बहुत ही सूक्ष्म पद है इसीलिए हम इसको इग्नोर कर देते हैं और आपको dW की वैल्यू आ जाएगी P dV। तो ये एक सूक्ष्म किया गया कार्य जो कि प्रत्येक चरण में होता है। अगर हम कंप्रेशन का प्रारंभिक आयतन V2 लें और अंतिम आयतन अगर V1 लें, तो विभिन्न स्टेप्स में किए कार्य को किया जाए तो सराउंडिंग के द्वारा कार्य किया गया, जो किया गया कार्य होता है वो सराउंडिंग के द्वारा, उसको हम लिखेंगे PdV। वो सिस्टम के द्वारा किया गया कार्य था, जबकि यहाँ पर हो जाएगा सराउंडिंग के द्वारा किया गया कार्य।
तो इसको हम इंटीग्रेट करके लिखेंगे तो वो इक्वेशन 1 आपको प्राप्त होगी। और बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमने किया था कि फर्स्ट आइडियल गैस इक्वेशन से हमने P की वैल्यू निकाल ली, P इक्वल टू हो जाएगा RT/V, और P की वैल्यू को आप इस इक्वेशन में पुट करिए तो ये आपको इक्वेशन मिल जाएगी। RT को कांस्टेंट करिए, फिर ln RT ln V1/V2 हो जाएगा यहाँ पर, और इसको लॉग की फॉर्म में लिखोगे तो 2.303 RT log बेस 10 V1/V2, और इसको प्रेशर के फॉर्म में लिखोगे तो 2.303 RT log बेस 10 P2/P1, क्योंकि बॉयल्स लॉ से हम देखेंगे कि वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। तो वहाँ पे आपके V2/V1 आया था, तो यहाँ सिर्फ आपको याद रखना है कि बिल्कुल उसका उल्टा होगा, क्योंकि आप संपीड़न कर रहे हो, कंप्रेशन कर रहे हो, इसलिए वॉल्यूम V2 से V1 होगा, इसीलिए हम इसको log बेस 10 V1/V2 यहाँ पर करेंगे। तो इस इक्वेशन की सहायता से हम रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन के केस में हम किसी भी गैस के द्वारा किए गए कार्य की गणना हम कर सकते हैं, जब ये वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम में परिवर्तन दे रखा है, या फिर प्रेशर में परिवर्तन दे रखा है। तो इन दोनों ही मानों के आधार पर इस समीकरण की सहायता से हम रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन ऑफ गैस के दौरान वर्क डन की हम कैलकुलेशन कर पाएंगे। अब देखिए, जो पहला सिस्टम हमने देखा था और दूसरा सिस्टम हमने देखा, इन दोनों को अगर हम तुलना करें तो कंपैरिजन बिटवीन वर्क डन बाय द सिस्टम, फर्स्ट हम देखेंगे कि W रिवर्सिबल वो हमने रिप्रेजेंट किया था एक्सपांशन के लिए, और कंप्रेशन में हम लिखेंगे -W' रिवर्सिबल। यानी हम देख रहे हैं कि एक्सपांशन अगर पॉजिटिव है तो कंप्रेशन की वैल्यू, वर्क की वैल्यू आएगी नेगेटिव। इसका वजह क्या है? क्योंकि जब एक्सपांशन होता है तो वर्क डन बाय द सिस्टम, यानी सिस्टम के द्वारा कार्य किया जाता है, इसीलिए कार्य का मान पॉजिटिव आता है। लेकिन जब कंप्रेशन होता है तो वर्क डन ऑन द सिस्टम, यानी सिस्टम के द्वारा कार्य नहीं होता है, वर्क डन बाय द सराउंडिंग होता है, सराउंडिंग के द्वारा कार्य किया जाता है सिस्टम पर। तो दोनों में बहुत फर्क है। एक्सपांशन जब होगा तो सिस्टम के द्वारा कार्य किया जाएगा, और कंप्रेशन जब होगा तो सिस्टम पर कार्य किया जाएगा सराउंडिंग के द्वारा। इसीलिए एक्सपांशन के केस में हमेशा कार्य का मान धनात्मक होता है, जबकि कंप्रेशन के केस में हमेशा कार्य का मान ऋणात्मक होता है। तो इस प्रकार से जब भी आपसे तुलनात्मक अध्ययन किया जाए, तुलनात्मक स्टडी करने के लिए आपको बोला जाए, तो आप इस चीज़ को बिल्कुल क्लियर कर दीजिए कि वर्क डन बाय द सिस्टम है या फिर वर्क डन ऑन द सिस्टम है। तो इस आधार पर हम पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू की हम गणना करेंगे। तो ये दोनों सिस्टम आप अच्छी तरह कर लेंगे, और आगे हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी हम करेंगे। थैंक यू।